नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज के ऊपर बात करेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर। आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान भारत और सिंगापुर के बीच 4 MOU यानी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके अपने संबंधों को बढ़ाया है। अब बात करते हैं कौन कौन से एग्रीमेंट हुए हैं। प्रमुख समझौतों की बात करेंगे। पहला हुआ है डिजिटल टेक्नोलॉजीज की फील्ड में। इसमें साइबर सुरक्षा, 5G, सुपर कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित डिजिटल टेक्नोलॉजी शामिल है और यह लेबर स्किल्स डेवलपमेंट और री स्किल पर केंद्रित है। और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के ऊपर हुआ है समझौता। इसमें सेमीकंडक्टर क्लस्टर विकास और टैलेंट कल्टीवेशन यानी प्रतिभा संवर्धन में सहयोग शामिल है। हम लोग जानते हैं कि सिंगापुर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। सिंगापुर के पास सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में AEM, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी विजिट भी किए थे उसके ऑफिस में और उसको इनवाइट भी किया है भारत में आने के लिए, स्किल डेवलपमेंट में योगदान देने के लिए। अभी 11 से 13 सितंबर के बीच में ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन नाम से इंडिया एग्जीबिशन भी आयोजित किया जा रहा है। तो वहां पे प्रधानमंत्री ने इनवाइट किया है कि आप भारत में आइए और भारत की कंपनियों को, भारत के लोगों को स्किल्स प्रोवाइड कीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सिंगापुर पूरी दुनिया के ट्रेड का 10% योगदान करता है और पूरी दुनिया की जो 15 बड़ी कंपनियां हैं सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, 15 में से 9 कंपनियां केवल सिंगापुर की हैं। तो इसलिए हम लोग समझ सकते हैं सिंगापुर की महारत है सेमीकंडक्टर के फील्ड में। और आप जानते हैं सेमीकंडक्टर, आने वाला भविष्य सेमीकंडक्टर के ऊपर ही निर्भर है। अगला समझौता हुआ है स्वास्थ्य सहयोग के क्षेत्र में। यह स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स में ज्वाइंट रिसर्च, इनोवेशन और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य सिंगापुर में भारतीय स्वास्थ्य पेशेवरों को बढ़ावा देना भी है। अब जानते हैं कि भारतीय डॉक्टर सिंगापुर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अगला समझौता हुआ है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। इसका लक्ष्य है शैक्षिक सहयोग और तकनीकी वोकेशनल ट्रेनिंग यानी व्यवसायिक प्रशिक्षण जो चल रहे स्किल डेवलपमेंट पहलों को बढ़ावा देगा। दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती है उसमें सिंगापुर की यूनिवर्सिटी टॉप रैंकिंग पर रैंक करती हैं, इसलिए ये एग्रीमेंट और महत्वपूर्ण है। और बहुत उम्मीद है कि इस बार मेंस यूपीएससी 2024 में आईआर सेक्शन में आप देखेंगे कि साउथ ईस्ट कंट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो तैयार रहिएगा आप लोग। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। अगली न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर और ये डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये थी कि कैन केरला एक्सेस फंड फ्रॉम द लॉस एंड डैमेज फंड। अभी आप जानते हैं कि केरल के वायनाड जिले में हाल ही में आए लैंडस्लाइड्स यानी भूस्खलन ने इस बात पर चर्चा को बढ़ावा दिया है कि उपराष्ट्रीय संस्थाएं UNFCCC के लॉस एंड डैमेज फंड यानी LDF तक पहुंच सकती हैं, एक्सेस कर सकती हैं। मिस्र में वर्ष 2022 में जब UNFCCC कॉन्फ्रेंस हुआ था COP 27 में लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना की गई थी ताकि क्लाइमेट चेंज के कारण आर्थिक एवं गैर आर्थिक दोनों तरह के नुकसान यानी लॉस को झेल रहे क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। इनमें एक्सट्रीम वेदर यानी चरम मौसम की घटनाएं और धीमी गति से शुरू होने वाली प्रक्रियाएं जैसे समुद्र का बढ़ता स्तर शामिल है। लॉस एंड डैमेज फंड की देखरेख एक शासी बोर्ड करता है जो यह निर्धारित करता है कि फंड के रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, जिसमें वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक अंतरिम ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। बोर्ड वर्तमान में कोष के संसाधनों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सिस्टम विकसित कर रहा है जिसमें डायरेक्ट एक्सेस, स्मॉल ग्रांट यानी छोटे अनुदान और त्वरित संवितरण विकल्प शामिल है। अपने इच्छित उद्देश्य के बावजूद चिंताएं बनी हुई हैं कि क्लाइमेट फंड अक्सर डिजास्टर यानी आपदा के तुरंत बाद उपलब्ध होने की गति बहुत धीमी होती है, विशेष रूप से सब नेशनल लेवल पर यानी उपराष्ट्रीय स्तर पर लोकल कम्युनिटी के लिए यानी स्थानीय समुदाय के लोगों के लिए। यह अनुमान लगाया गया है कि लॉस एंड डैमेज फंड को भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को भी द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 4 पर। गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि असम सरकार ने 15 अप्रैल 2024 तक जो अभी असम अकॉर्ड हुआ है के क्लॉज 6 को लागू करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए गए एक पैनल की अधिकांश रिकमेंडेशन यानी सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया है। इस अकॉर्ड या इस समझौते पर अगस्त 1985 में राज्य से इल्लीगल फॉरेनर्स यानी
अवैध विदेशियों को बाहर निकालने के लिए 6 वर्ष तक चल रहे हिंसक आंदोलन की समाप्ति के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के अधिकांश क्लॉज को लागू किया गया था। सरकारों ने क्लॉज 6 को स्पष्ट रूप से लागू किया, जो असमिया लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक, लेजिस्लेटिव यानी विधायी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी यानी प्रशासनिक सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर। इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि व्हाट इज वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंसेस। भारत में संघ सरकार और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध विषम है यानी असिमेट्रिकल है, जैसा कि संघीय संवैधानिक ढांचे वाले कई अन्य देशों में है। 15वें वित्त आयोग ने उल्लेख किया है कि राज्य राजस्व व्यय का यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए जो खर्च होता है उसका 61% तो वहन करते हैं। यानी राजस्व यानी टैक्स की वसूली के लिए जो खर्च किया जाता है सरकार की तरफ से, उसमें राज्यों के द्वारा 61% व्यय किया जाता है। लेकिन राज्यों को जो रेवेन्यू रिसीप्ट होती है, राजस्व प्राप्ति होती है, वो केवल 38% ही प्राप्त कर पाते हैं। ये चिंताजनक स्थिति है। अगर संक्षेप में बात करें तो राज्यों की व्यय करने की क्षमता संघ सरकार से होने वाले ट्रांसफर पर निर्भर करती है। जितना केंद्र सरकार ट्रांसफर करेगी राज्यों को, उसी पर राज्य सरकारें निर्भर रहती हैं। अब इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि भारतीय राजकोषीय संघवाद यानी इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म में BFI यानी वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंसेस बना हुआ है। उसकी समस्या है जहां व्यय विकेंद्रीकरण राज्यों की राजस्व जुटाने की शक्तियों को दबा देता है। संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार और राज्यों के वित्तीय कर्तव्य विभाजित हैं। रेवेन्यू यानी राजस्व के मोर्चे पर टैक्स कलेक्शन की दक्षता को अधिकतम करने के लिए इंडिविजुअल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स यानी निगम कर और इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष करों का एक हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा कलेक्ट किया जाता है। लेकिन एक्सपेंडिचर के मोर्चे पर यानी व्यय के मोर्चे पर व्यय की दक्षता को अधिकतम करने के लिए सार्वजनिक रूप से प्रदान की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सरकार के उस स्तर द्वारा की जाती है जो अपने उपयोगकर्ताओं यानी यूजर्स के निकटतम हो। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था, गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि आयुष के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट 2021-22 बैच से प्रभावी होगा। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट NCISM एक्ट 2020 के तहत नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा आयोग NCISM द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। इसे आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी एवं सोवारिप्पा में स्नातकों के लिए क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी यानी नैदानिक योग्यता, चिकित्सा नैतिकता यानी मेडिकल एथिक्स की समझ और चिकित्सा कानूनी मामलों को संभालने की क्षमता का आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया है, इसको तैयार किया गया है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 1 पर कवर किया था। गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि स्वच्छ भारत हेल्प अवर्ट 60,000 इन्फेंट डेथ पर ईयर। स्टडी आई है, एक नया अध्ययन हुआ है। अब बात करते हैं इस स्टडी के ऊपर, इस अध्ययन के ऊपर। दुनिया की अग्रणी बहुविषयक विज्ञान पत्रिका नेचर में प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा प्रकाशित एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि भारत के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम नेशनल सैनिटेशन प्रोग्राम स्वच्छ भारत मिशन ने देश भर में शिशु और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की डेथ रेट को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे वार्षिक यानी सालाना 60 से 70 हजार शिशुओं की जान बच रही है। अध्ययन के अनुसार इसमें एक अर्ध प्रायोगिक डिजाइन का उपयोग किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बढ़ी हुई शौचालय पहुंच यानी टॉयलेट एक्सेस को बेहतर बाल जीवित रहने के कॉन्सिक्वेंसेज यानी परिणामों से लिंक वाले मजबूत सबूत प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया स्वच्छ भारत मिशन दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय व्यवहार यानी नेशनल बिहेवियर चेंजेस सैनिटेशन प्रोग्राम में से एक है, जिसका उद्देश्य देश भर में हाउस होल्ड टॉयलेट्स यानी घरेलू शौचालय प्रदान करके ओपन डिफिकेशन यानी खुले में शौच को समाप्त करना है। जो स्कीमें 2014 में लागू की गई थी सरकार के द्वारा, अब 10 वर्ष पूरा होने के बाद उनके कॉन्सिक्वेंसेज यानी परिणाम आ रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। इन सारे फैक्ट को आप अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अगली न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था पेज नंबर 2 पर अपने, और ये IR सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंटरपोल इशूड 100 रेड कॉर्नर नोटिसेस। रेड कॉर्नर नोटिस के ऊपर बात करते हैं। रेड नोटिस इंटरपोल द्वारा जारी किया जाता है और इसका उद्देश्य विदेश में किसी व्यक्ति का शीघ्र पता लगाना और उसे गिरफ्तार करना तथा उसे नेशनल एजेंसीज यानी अथॉरिटी को सूचना प्रदान करना है, जिसके अनुरोध पर ये नोटिस जारी किया गया था। अब क्या है कि यहाँ पे इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था, इंडिया की जो जांच एजेंसी है CBI,
उन्होंने रिक्वेस्ट किया था इंटरपोल से, तब जाके इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किया था। यूपीएससी प्रीलिम्स में कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने प्रकार की नोटिसें जारी की जाती हैं इंटरपोल के द्वारा, तो आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं। रेड नोटिस कोई पूर्व आवश्यकता नहीं है और जरूरी नहीं है कि इससे भगोड़े अपराधी का प्रत्यर्पण हो, जिसके लिए एक अलग कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना होता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था। आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो कि जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत और सऊदी अरब ने 4 सितंबर 2024 को सऊदी अरब के रियाद में जेसीडीसी यानी ज्वाइंट कमेटी ऑन डिफेंस कॉपरेशन संयुक्त समिति की 6ठी बैठक आयोजित की गई। दोनों देशों ने दीर्घकालिक और बहुआयामी रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए नए मार्गों पर चर्चा की है। सैन्य प्रशिक्षण, रक्षा उद्योग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आदि जैसे क्षेत्रों में जुड़ाव और सहयोग के दायरे का विस्तार करने के लिए एक विस्तृत विचार विमर्श किया गया। भारत और सऊदी अरब के बीच सदियों पुराने आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित सौहार्दपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। डिफेंस कॉपरेशन यानी रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। संयुक्त रक्षा सहयोग समिति रक्षा उप सहयोग के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन के तहत एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है। साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइज हिंदी के साथ। धन्यवाद।